वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज के इस वीडियो से हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, यानी हिस्ट्री की बुक, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, क्योंकि एक कहानी वो थी जो हमने क्लास 8 में स्टार्ट की थी कि ब्रिटिशर्स यहां पे आने लगे थे। एक कहानी वो थी, ठीक है ना, जहां पे हम बोल रहे थे ब्रिटिशर्स यहां पे अपना रूल जमाने लगे थे। 1600 में वो हुगली रिवर के आसपास आने लगी थी। एक वो दौर था जब ये रेवेन्यू टैक्स को बढ़ाने लगे थे। एक ये वो दौर था जब ये सोल्जर्स को सी रूट क्रॉस करने पर मजबूर कर रहे थे। एक वो दौर था जब इस जुल्म के इंतहा में थे। एक वो दौर था जब मूवमेंट स्टार्ट हुए। एक वो दौर था जब गांधी जी यहाँ पे आए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, है ना, ठीक है ना। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। एक दौर वो था और जब वो दौर खत्म होता है और 1947 में जब इंडिया को आजादी मिल जाती है और जब आजादी के बाद बड़ा मसला क्या था? बड़ा मसला ये था कि इतनी सारी पॉपुलेशन 375 मिलियन पीपल्स को एक डायरेक्शन देने की जरूरत थी, पर्टिकुलर इस पॉवर्टी को खत्म करने की जरूरत थी। इसके लिए कुछ सोच विचार करने की जरूरत थी। और क्योंकि जो इंग्लिश पीपल्स यहाँ पे आए थे, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे लूट ही लिया था उस तरीके से, यानी कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट उन्होंने नहीं रखा था। इन्होंने तो अपना सारा कुछ यहाँ पे बिल्ड करके तो नहीं गए थे, बल्कि वो तो यहाँ पे उजाड़ करके गए थे। और इस तरह जब ये ऐसी सतर्कता थी, जब ऐसा टेंशन था और इस दौर में क्या करने की जरूरत थी और क्या हम कहेंगे पहले अगर हम देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के तुरंत ही बाद अभी तो 78 इयर्स हो गए इंडिया को आजाद हुए, ठीक है ना। लेकिन यहां तक जो ये 78 इयर्स तक कैसे काम चला और क्या इन लोगों ने किया वो हम देखेंगे, और कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे थे, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे थे, बहुत सारे ट्रेडिशंस यहाँ पे थे, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे थे। एक तो ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, जो वहां पे जो अली मोहम्मद जिन्ना ने यहाँ पे एक नारा लगाया था, दैट वाज कि मुस्लिम आर इन डेंजर, और मुस्लिम लीग की एक इनाग्रेशन हुई थी और पाकिस्तान एक साइड से डिवाइड हो रहा था। मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर डाइड ड्यूरिंग द पार्टीशन, वो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। एक साइड से वो सारा कुछ सिनेरियो चल रहा था और अब हम देखेंगे न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। यहां से न्यू एक फॉर्म हो रहा था एक नेशन, और डिवाइडेड भी हो रहा था एक नेशन। कैसे वो हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे पार्टीशन हुआ था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो इनके दरमियान में एक पार्टीशन, यहां से न्यू एक देश वजूद में आ रहा था, दैट वाज अ पाकिस्तान। और 8 मिलियन रिफ्यूजी जो थे वो इस कंट्री में आए। क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हम मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम डोमिनेंट कम्युनिटी रखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या थे, इंडिया ने कहा कि हम सेक्युलरिज्म यहाँ पे रखेंगे, यानी कि हर जो यहाँ पे मजहब के लोग होंगे उनको हम पर्टिकुलर एक दर्जा देंगे, उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, उनको बराबर लेवल के वो राइट्स मिल जाएंगे। और 8 मिलियन रिफ्यूजीज यहाँ पे आए और उनको होम देना, उनको जॉब देना, उनको खाना देना, उनको सारा कुछ, वो सारा कुछ मुहिम करना, और ये कितनी बड़ी बात थी इंडिया के लिए। और इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और 557 पर, यानी कि 500 प्लस स्टेट्स ऐसे भी थे जहां पे महाराजा और नवाब रूल कर रहे थे। और जब महाराजा और जब ब्रिटिश यहां से गए तो ब्रिटिशर्स ने महाराजा से, नवाब से कहा कि आपका अपना
मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो या आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हो। 500 प्लस स्टेट्स थे और इनको भी संभालना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से बनाना कि वो जो इंडिया के पीपल चाह रहे थे, अभी तक वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे और जुल्म के अंडर थे, अत्याचार के अंडर थे, रवलाट एक्ट के अंडर थे, अरविंद पैक्ट के अंदर थे, है ना। अब वो सारा कुछ आर्म्स एक्ट के अंदर थे, अभी इनसे निकल रहे थे। और जब ये निकल रहे थे, अब उनके पास एक ऐसी मजबूत डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होना चाहिए कि वो इसमें सर्व कर सके, उसमें आराम से क्या कर सके, अपना जो वो दुख है वो उनको खत्म हो, एक खुशी हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज आप भी देखो 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, बंगाली हैं, ठीक है ना, तो कश्मीरी हैं, ठीक है ना। तो आप देखो बहुत लोग थे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्या कर रहे थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती थी, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है ना, बुद्धिज्म है, ठीक है ना, जैनिज्म है, ठीक है ना, मुस्लिम है, ठीक है ना, हिंदुज्म है। तो यह सारे जो है ना एज पर द बुक रिलीजन यहाँ पे थे, और इन सब रिलीजन्स वहाँ पे भी डाइवर्सिटी थे, और कल्चर के हिसाब से डाइवर्सिटी थे, और कास्ट जैसे मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण थे, हाँ, शूद्रास थे, विश्वास थे, क्षत्रियास थे, और ये भी कास्ट सिस्टम भी चल रहा था। और इसका भी डिवीजन यहाँ पे, इसके बेस पे डिवीजन भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मुस्लिम और हिंदूज, अगर हम बात करेंगे एक हिसाब से, मुस्लिम ने एक अलग सा पार्टीशन बनाया था पाकिस्तान, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट्स की बात ही ना मत करो, वो तो अलग है, ठीक है ना, उनसे। अब यहाँ से दूसरा ये डिविजन्स भी हो सकते थे, दंगा फसाद, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म के दरमियान दंगा फसाद हो सकता था, यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर दंगा फसाद हो सकता था, रिलीजन, कलर, कास्ट के बेस, अपर लोअर कास्ट, ठीक है ना, महर, फैमिली, बाकी चीजें, ये सारे कुछ जो उनको सताया जा रहा था लोअर कास्ट को, और इसके बेसिस पर भी डिवीजन हो सकता था। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मोस्ट जो लोग थे वो डेवलपमेंट क्या थे, वो रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड थे, यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे ये क्लियर ही नहीं है कि बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर बारिश अच्छे से पड़ी तो फसल उग जाएगा, अगर नहीं पड़ी तो फसल में जो कमी आ जाएगी। तो ये भी एक मामला था हिंदुस्तान के लिए। और जो सिटीज की अगर हम बात करेंगे, उस तरीके डेवलप तो सिटीज भी नहीं थे, और ये बड़ा मसला था। और यूनाइटी विद डेवलपमेंट, अब हिंदुस्तान के लिए सॉल्यूशन क्या था? अब वल्लभ भाई पटेल जी के लिए जो डिप्टी पीएम था, या जवाहरलाल नेहरू के लिए, उनको एक यूनाइटी भी करना था लोगों को, और इनको डेवलपमेंट करने की भी जरूरत थी। एक तो लोगों को आपस में मिलाना भी था, क्योंकि इस तरीके का डिवीजन नहीं होना चाहिए था रूरल बेसिस पे, हाँ, डेवलपमेंट इस लैंग्वेज के बेस पे, इस कल्चर के बेस पे, इस ट्रेडिशन के बेस पे, इस कास्ट सिस्टम के बेस पे, यहाँ पे डिविजन्स नहीं होने चाहिए थे, इनको यूनाइट भी करना था। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? एक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए थी। ये थे चैलेंजेस, ये थे प्रॉब्लम, ये थे मसले जो उस टाइम पे थे। अब इन मसलों का एक हल भी ढूंढना था, और क्या किया गया? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, और नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल तक जारी रहे। इसके मुद्दे, इसके मसाइल, इसके हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई। वहां पे मेंबर्स, इलेक्टेड जो मेंबर्स लोग करते थे, उनको बिठाया गया, और हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया। हर एक बात को दोहराया गया, हर एक बात को सुनी गई, हाँ, दोबारा से रिकॉर्डेड। और इसके अलावा हर एक मसले पर गौर व फिक्र किया गया, और हर एक चीज को लिखा गया। और फिर 26 जन 1950 में ये लागू किया गया। आपको मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? इंडिपेंडेंस, फ्री इंडिपेंडेंस ऑल ओवर इंडिया जो रखा था वो 26 जन, ठीक है ना, 1930 रखा था। और लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तब, तो इसलिए 26 जन 1950
को ये इफेक्ट में लाई गई। अब यहाँ की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम पे ये रखा गया था कि 21 ईयर्स वोट फॉर ऑल, नाउ 18 ईयर्स, कि 21 ईयर्स उसकी अगर हम बात करेंगे, वहां पे ये बताया गया था कि जो 21 प्लस होंगे, चाहे वो मेल होंगे चाहे वो फीमेल होंगे, सबको राइट ऑफ वोट दिए जाएगा। जैसे आज भी आप देखोगे सऊदी अरब में क्या वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये मिल रहा है हमें कि राइट टू वोट उस टाइम पे 1950 में यहाँ पे राइट टू वोट फॉर ऑल हुआ था। इक्वलिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे यहाँ पे किसी पाकिस्तान, यहाँ पे कोई मुस्लिम हो, यहाँ पे कोई हिंदू हो, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन हो, यहाँ पे कोई बुद्ध हो, यहाँ पे कोई जैन हो, यहाँ पे कोई और जर्नलिस्ट हो, जो भी होगा, जो इथिस्ट हो, यानी कि वहां पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक को एक आयन की नजरों में सब सेम ही हैं। और सम वांटेड हिंदू आइडियाज, जवाहरलाल नेहरू और कोई ये बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि हिंदूज जैसे वो पाकिस्तान पे बन गया और ये हिंदू आइडियाज पे बन गए, और जवाहरलाल नेहरू ने इसके अपोजिट कहा कि यहाँ पर फिर हिंदू पाकिस्तान होना चाहिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों हिंदू पाकिस्तान होना चाहिए? इसका नाम, यानी कि इसका इंडिया का नाम हिंदू पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज भी हैं और यहाँ पे मुस्लिम्स भी प्रेजेंट हैं। और एज पर द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी जो थे उनको एबॉलिश किया गया। अब इनको अलाउ किया गया टेम्पल्स में जाने के लिए, जॉब्स में जाने के लिए, रिजर्वेशंस में जाने के लिए, और SC और ST रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई। और आपको पता है कि अनटचेबिलिटी विचारों को जो उन्होंने ब्राह्मण से अपना खुद का ही कुछ ऐसा ही बनाया था, ब्राह्मणस, फिर क्षत्रियाज, फिर विश्याज, शूद्राज, फिर एक नॉन पोलिटिंग, यानी कि उनसे वो खाना भी नहीं खाते थे, उनसे वो बात भी नहीं करते थे, उनके लिए टॉयलेट्स अलग होते थे, उनको स्कूल में ठीक है ना अपर कास्ट लोगों के साथ बैठने भी नहीं देते थे, उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उन बेचारों को पूरा कुछ ग्राउंड, स्कूल साफ करने की जिम्मेदारी इन बेचारों को थोप दी जाती थी, और इसका अत्याचार हो रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर जो महार फैमिली से हैं, उनकी बात भी मैं आगे करूंगा, उसको कैसे कैसे बेचारे को सताया गया था। और अगर हम बात करेंगे डिबेट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर एक ये भी मसला था, क्या सेंट्रल को सबसे ज्यादा पावर दिया जाए या स्टेट को सबसे पावर दिया जाए। और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सेंट्रल को सबसे पावर ज्यादा दिया जाए, लेकिन वो चाहते थे स्टेट को पावर दिया जाते। जो ये कह रहे थे सेंट्रल को पावर दिया जाए, वो ये सोच रहे कि सेंट्रल एक हेड रहेगा, सेंट्रल की नजर हर एक स्टेट पे रहेगी, सेंट्रल की नजर हर एक ग्रुप पे रहेगी, चाहे वो लैंग्वेजिस्टिक ग्रुप हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो। लेकिन जो ये कह रहे थे कि स्टेट के लिए होना चाहिए, वो ये सोच रहे हैं कि अगर स्टेट के लिए पावर ना होंगे, अगर सेंट्रल को सारे पावर होंगे, तो वो तो वही बात हुई ना जैसे ब्रिटिशर्स खुद रूल कर रहे थे, जैसे उन्होंने महाराजा और नवाब अपने अंडर रखे थे, वो तो रूल तो मगर वही कर रहे थे। ऐसी सेंट्रल हर एक चीज पे, हर एक स्टेट पे रूल करेगा, हर एक लोगों पे रूल करेगा, हाँ ठीक है ना। दैट मीन्स कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो हम तो ब्रिटिशर्स से होंगे या अलग होंगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन इसके लिए वहां पे एक अलग सा आइडिया निकाला गया, एक 3 लिस्ट वहां पे निकाले गए। एक यूनियन लिस्ट में कुछ चीजें हैं जो यूनियन लिस्ट में रखे गए, जहां पे ज्यादा पावर, यानी कि जहां पे पावर्स किसके हैं, यूनियन के हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहां के स्टेट्स के पावर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कंकरेंट लिस्ट, जहां पे दोनों का क्या है, जहां पे दोनों के पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स की बात करेंगे, ये सारे जो हैं ये यूनियन लिस्ट में रख दिए गए। और इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे हेल्थ है, ये स्टेट लिस्ट में रख दिए गए। और इसके अलावा फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे या एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, इनको कंकर्ड लिस्ट में रख दिया गया। दैट मींस कि 3 लिस्ट बनाए गए। अब डिबेट ओवर लैंग्वेजेस, नाउ लैंग्वेज भी एक बड़ा मसला था। क्या लैंग्वेज हिंदी रखेंगे, क्या लैंग्वेज हिंदी रखेंगे या हम लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। बहुत सारे ये कह रहे थे कि हिंदी रखने चाहिए, और बहुत सारे ये कह रहे थे कि हमें इंग्लिश रखने चाहिए। और TT कृष्णमाचारी जो था
सवाल ये कि इसने मतलब वार्न किया है हिंदुस्तान को, इंडिया को, कि साउदर्न पार्ट अगर आप हिंदी रखोगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको ये करना चाहिए कि आपको साउदर्न पार्ट जो पूरा है उसको अलग रखना चाहिए, फिर उसको सेपरेट किया जाएगा। हम नहीं मानेंगे कि हिंदी आप ऑफिशियल लैंग्वेज रखो। और फिर क्या किया गया, फिर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश रखी गई। और रोल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर एंड डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मेन रोल जो बनाया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता ही है ये महार फैमिली से बिलोंग करता था, जिसको स्कूल के अंदर दाखिल होने भी नहीं देते थे और जिसको फेलोशिप मिल गई थी अमेरिका में, ठीक है ना। वो बाहर गया था पढ़ने के लिए, जब वो वहां से आए फिर उन्होंने इसके खिलाफ, इस कास्टिज्म के खिलाफ, जो एक कास्टिज्म थे उनके खिलाफ क्या किया, उनके खिलाफ यहाँ से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि गांधी और इसके विचार थोड़े से डिफरेंट थे। इस हिसाब से गांधी ये क्या था कि हमें पहले ब्रिटिशर से आज़ादी मिलनी चाहिए और फिर ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बोल रहा था कि हम तो आज़ाद हो जाएंगे ब्रिटिशर्स, कि हमारी कम्युनिटी, हमारे इंडिया जो है वो तो आज़ाद हो जाएगी ब्रिटिशर्स से। लेकिन इस कास्टिज्म से जो अंदर की जो हमारी पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से तो इंडिया तो आज़ाद ही नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। ये कह रहा था कि इंडिया तो आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से, लेकिन जो अंदर वाले हैं उनसे तो आज़ाद ही नहीं हुआ इस कास्टिज्म से, तो फायदा ही नहीं है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो हाउ आर स्टेट्स फॉर्म, अब मसला ये था कि स्टेटस भी तो बनाने थे। स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स थे। और 1920 की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस है, इसने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि जब आज़ादी आ जाएगी हम लैंग्वेस्टिक ग्रुप्स के बिना पर जो भी लैंग्वेस्टिक ग्रुप होंगे उसके अलग अलग प्रोविंस होंगे, यानी कि जो डिवीजन्स होंगे स्टेट वो होंगे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फियर था, यहाँ पे एक डर था, यहाँ पे ये डर था कि ऑलरेडी रिलीजियस के बेस पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया। और अगर ये अब लोग लैंग्वेज ग्रुप्स में क्या करते, डिविजन्स करते, अब उनको ये पता था कि आगे आगे ऐसा भी दौर आ सकता है, ये फिर कहेंगे कि हम अलग से कंट्री बनाएंगे, और जो कि इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और यहाँ पर डिमांड होते आता है, अब जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग गुस्से में भी आ जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा किया नहीं। यहाँ पर डिमांड होता है आंध्रा प्रदेश की डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और जो महात्मा गांधी के मानने वाला एक पुतिसरा मुल्ला, जो 15/8 इसने हंगर स्ट्राइक उन्होंने स्टार्ट की, और 15/8 डेज के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और 15 दिसंबर ये प्रोटेस्ट जो है ये इंक्रीज हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू जो है ये यहाँ पे जाता है और वहां पे उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू को क्या दिखाया जा रहा है, ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा है। अक्टूबर 1953 की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, ठीक है ना। और फिर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स, अब वहां पे भी इसका इफेक्ट, जब एक स्टेट अलग हुआ था तो बहुत सारे स्टेटों पे इसका इफेक्ट पड़ा था। और फिर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया गया अफजल अली के द्वारा, इन्होंने रिपोर्ट दिया फिर 1956 में। और 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट, यानी कि जो बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र या मराठी लैंग्वेज के बेस पर, या गुजराती, ये दो स्टेट्स अलग बनाए गए। और इसके अलावा फिर पंजाब 1960 में, हरियाणा और पंजाब क्योंकि सिख कम्युनिटी ज्यादा थे यहाँ पे, हरियाणा या हिंदी ज्यादा लोग कहने वाले थे हरियाणा में। और इसके अलावा फिर ऐसी स्टेटस चल रहे थे, स्टेटस क्या हो रहे थे, स्टेटस बनते गए। अब ये था एक कहानी। अब इसके अलावा भी कुछ था, यानी कि वहां थे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब प्लानिंग भी करनी थी डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग कैसे करे, क्या प्राइवेट सेक्टर में ही करे प्लानिंग या गवर्नमेंट सेक्टर में करे। 1950 में
ये सोचा गया कि हम मिक्सिंग सेक्टर करेंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स प्लस जो हमारे पास होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, ये सारे आपस में मिलके जॉब्स देंगे, आपस में मिलके इंडस्ट्रीज क्रिएट करेंगे। और 1956 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 15 ईयर प्लान बनाया, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू था वो जानता था रशिया के मुतालिक, और रशिया जो था वो अमेरिका से बहुत डेवलप कर रहा था उस दौर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया था। और 1956 की बात करेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, जिसमें इंडस्ट्रीज और लार्ज डैम्स को बनाने की ठान ली गई, यानी कि उसके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ हुए थे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना ये था कि हमें इंडस्ट्रीज और लैंड डैम्स की क्या जरूरत है, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए, यहाँ पे बारिश नहीं पड़ रही है उसके लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कम हो रहा है उसके लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे मेरा बहन, इसने लिखा 1949 में, इसने नेचर के मुताबिक लिखा, ये लिखा कि आप तो इस सेकंड 5 ईयर प्लान से आप तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, आप तो इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, लेकिन आप नेचर को डिस्ट्रॉय, आप ये देखो आप फार अवे जा रहे हो नेचर से, आप नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। आपको खुद भी पता है ये चीज कि जब नेचर की कोई क्या होती है उसको तो इंसान रोक नहीं पाता। अगर फ्लड्स आने होंगे कहीं पे, और इस फ्लड्स को कोई रोक पाता है, नहीं रोक पाता है। अगर किसी जगह पे साइक्लोन्स आते हैं, कोई दुनिया का ताकत उसको रोकता है, नहीं रोक पाता है, क्योंकि दे आर फ्रॉम द नेचर। और ये यही कह रहा था, सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नाउ जब अब दूसरा मसला भी था, अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ ये क्या करेंगे। अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, और यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे, और बहुत सारे लोग जो भी आजाद हो रहे थे उस टाइम पे, चाइना रशिया है ना, वो कोई यूएसए से मिल जाता था, कोई यूएसएसआर से मिल जाता था। और यहाँ पे एक इंडिया ने एक अलग सी पॉलिसी बनाई, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी कि न्यूट्रल, ना यूएसए से मिल जाएंगे ना यूएसएसआर से मिल जाएंगे। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, गाना एंड इंडिया, ये सारे इन्होंने फिर नॉन अलाइनमेंट एक अलग बनाया था, न्यूट्रल। अब बहुत सारे, यानी कि फिर आगे 78 प्लस कंट्रीज इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से मिलते हैं। अब ये न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि ना इसके साथ ना इसके साथ, ऐसा नहीं था, बल्कि इन्होंने क्या, बहुत सारी चीजें थी। अब जो जब भी वार इनको लग रहा था कि यहाँ पे वार का बहुत ज्यादा खतरा था, ये लोग क्या कर रहे थे, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, इस वार को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। द नेशन 75 ईयर्स, अब 78 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, आज भी मतलब जो इंडिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ये कह रहे थे कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव सिंगल, इंडिया सर्वाइव सिंगल नहीं कर पाएगा। जैसे कि इंडिया के दौर में वहां पर एक पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान को एक अलग सा बांग्लादेश वहां से निकला है, ऐसे बहुत लोगों का कहना था कि इंडिया अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कुछ ये बिलीव कर रहे थे कि यहाँ पे मिलिट्री रूल होगा। लेकिन आज की भी यहाँ पे एज पर द बुक यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आज भी एज पर द बुक यहाँ पे यूनाइटेड है, आज भी एज पर द बुक यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, आज भी एज पर द बुक यहाँ पे फ्री प्रेस है, लेकिन नजर कहीं नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये बात सही, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, यूनाइटेड है, इलेक्शंस हैं, और इसके अलावा प्रेस भी है। चैलेंज की अगर हम बात करेंगे तो आज के दौर भी अनटचेबिलिटी है, आज के दौर में भी डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट है, आज के दौर में भी कास्ट सिस्टम प्रेजेंट है, आज के दौर में भी रिलीजियस बेस्ड डिविजन्स प्रेजेंट हैं, आज के भी दौर में रिच एंड पुअर डिविजन्स प्रेजेंट हैं, आज के भी दौर पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज के भी दौर में बहुत सारे जुल्म के इंतहा हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेस
उस तरीके से बयान ही नहीं कर पाता है, और आज के दौर पे भी सच्चाई वालों को लेके जा रहा है। आज के दौर पे कोई बात कर ही नहीं पा रहा है, तो वो बात अलग है। क्या कहानी बता सकते हैं हम यहाँ पर। तो इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये थी कहानी इंडिया की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।